जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है रेलवे का विकास और उसके क्या प्रभाव रहे हैं। इसके पहले हमने 8 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से, या फिर आप पेपर फर्स्ट की क्लासेस देखना चाहेंगे तो वह भी अवेलेबल है। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया गया है और यह सिलेबस भी लास्ट एक और चैप्टर बचा है जिसको आपको पढ़ना है, बैंकिंग का विकास। वह भी आपको जल्द ही पढ़ा दिया जाएगा। चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं उनके नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पर सभी क्लासेस जो कराई जा रही हैं उनके नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकेंगे, या फिर अगर आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहेंगे तो भी वहां से आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेलवे का विकास कैसे हुआ, उसको रेलवे का विकास करने के क्या कारण उन्होंने देखे, किन कारणों से किसने रेलवे का विकास भारत में किया। इन सभी बातों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और वीडियो के अंत में जो भी प्रश्न आपको न समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं। ब्रिटिश काल में रेल यातायात के विकास के विषय में। विश्व में रेल व्यवस्था के संबंध में यह बात कही जाती है कि सर्वप्रथम सितंबर 1825 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन में पहली सार्वजनिक यात्री रेलगाड़ी चली थी और इसके तुरंत ही पश्चात यूरोप और अमेरिका में निर्माण कार्य जो है वह प्रारंभ हुए। कुछ अंग्रेज़ों ने भारत जैसे विशाल देश में भी इसकी संभावनाओं पर विचार करना प्रारंभ किया। 1832 ईस्वी में के पश्चात इस दिशा में सुझाव भी आने लगे तथा 1841 ईस्वी में एक अंग्रेज सिविल इंजीनियर जो जोसेफ लॉक था, उसने कलकत्ता से दिल्ली तक की रेलवे चलाने की संभावनाओं पर इस प्रकार विचार व्यक्त किए। उसने कहा कि इतनी बड़ी आबादी, इस लाइन पर आने वाले नगरों में तीर्थ यात्रियों की अनगिनत संख्या, माल के आने जाने का वर्तमान परिमाण, सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सरकार द्वारा किया जा रहा है और कार्य जो हो रहा है, और संचार के अपर्याप्त साधनों को देखते हुए मेरा विचार है कि कलकत्ता और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन जो है वह बिछाने में बहुत अधिक मात्रा में आमदनी होगी और आशा की जा सकती है कि बहुत अधिक आमदनी हमें प्राप्त होगी। इसलिए हमें भारतीय रेलवे जो है कलकत्ता से बनाना चाहिए। भारत में रेलवे लाइन लाने के काम की शुरुआत करने वालों में संबंध में सबसे पहले रोलैंड जो है वह मैकडॉनल्ड स्टीफनसन का नाम लिया जा सकता है। देश की अज्ञात संपत्ति के बाहुल्य, लगभग असीमित और उच्च कोट के खनिजों का होना ऐसी बात थी जिन्होंने रेलवे शुरू करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर जो है बहुत ही असीमित और उच्च कोट के खनिज पाए जाते थे। इन सभी बातों को देखकर यहाँ पर रेलवे शुरू करने के लिए एक प्रकार से सभी प्रेरित हुए। स्टीफनसन ने इस बात की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े जो है इकट्ठे किए कि आंतरिक व्यापार के अंतर्गत विभिन्न किस्मों का कितना माल एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है, और उन्होंने वाणिज्य कंपनियों और व्यापारिक समुदाय का ध्यान रेलवे शुरू करने की आवश्यकता की ओर दिलाया। और स्टीफनसन ने कलकत्ता से मिर्ज़ापुर, बनारस, इलाहाबाद और इसके आगे तक एक रेलवे लाइन बिछाने की बात सोची, और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड के में एक कंपनी की स्थापना भी कर दी। लगभग उसी समय एक और व्यक्ति जो कि चैपमैन हैं, उन्होंने बम्बई से शुरू होने वाली एक लाइन के बारे में सोचना शुरू किया। इस लाइन पर व्यापार की संभावनाएं जो हैं बहुत थी। बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से पता चला कि 1842 से 43 ईस्वी में इस नगर में 67,763 टन कपास बाहर भेजी गई। प्रस्तावित रेलवे लाइन कपास उगाने वाले इन्हीं इलाकों से गुजरनी थी जो कपास को बंदरगाह तक ले जाती। इंग्लैंड में जो रेलवे कंपनियां बनी थीं वे लगाई जाने वाली पूंजी के लिए गारंटी की मांग कर रही थी। जैसे कि जो भी कंपनियां इंग्लैंड में थी वह रेलवे के विकास तो करेंगी, ऐसा विचार था, परंतु उसको पूरा करने के लिए एक गारंटी की मांग कर रही थी कि जो हम धन लगाएंगे उसका एक प्रकार से आप गारंटी लीजिए कि वह धन हमें प्राप्त हो जाएगा, अगर इसमें हानि होती है तब भी। गारंटी न मिलने पर वे रेलवे कंपनियां पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं थीं। लेकिन 1847 ईस्वी में मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी को 25 साल के लिए 5% ब्याज की गारंटी देने पर सहमत हो गई थी। 1848 ईस्वी में
लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल बनकर आने पर उन्हीं के निर्देश पर रेलवे कंपनियों ने इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। डलहौजी ने पहली रेलवे लाइन जो है हावड़ा से रानीगंज के पास कोयला क्षेत्र तक चुना और सितंबर 1850 ईस्वी में इस लाइन पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। इससे अगले महीने अर्थात अक्टूबर 1850 में बम्बई प्रेसिडेंसी ने भेंट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की लाइन बिछाने के निर्माण कार्य का समारंभ किया और 2 प्रायोगिक लाइनों में से बम्बई की लाइन जो है 1853 को वसंत में पूरी हो गई और इस पर यात्री गाड़ियां चालू की गईं। बम्बई से थाना तक इस लाइन का पहला मार्ग जो यात्री यातायात के लिए भारत में पहली रेलवे थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चालू हुआ और यह लाइन एशिया में पूरी होने वाला सबसे पहली रेलवे थी। भारत में शुरू से रेलों के विकास के इतिहास निम्नलिखित 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला है प्राचीन गारंटी पद्धति जो कि 1849 से 1869 तक चलती है। दूसरा है सरकारी निर्माण व प्रबंध 1869 से 81 तक। नवीन गारंटी पद्धति 1881 से 1921। राष्ट्रीयकरण 1921 से 1950 तक। ये 5 जो है वह भागों में बांटा जाता है रेलवे के विकास को। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उसके पश्चात आप रिवीजन भी कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है। 5वां कौन सा था? योजना काल जो कि 1950 से अब तक चला आ रहा है। पहला पढ़ेंगे हम जो प्राचीन गारंटी पद्धति 1849 से 1869 तक। 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की कंपनियों को भारत में रेलों का निर्माण करने के लिए ठेका दिया। रेल बनाने वाली कंपनियों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित शर्तों पर समझौता हुआ। पहला कि 99 वर्ष के लिए भारत सरकार कंपनियों द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज देगी। कंपनियां जितना रुपया सरकारी कोष में जमा करेगी उन पर उसी समय से ब्याज दिया जाएगा, लेकिन 99 वर्ष के बाद भूमि तथा रेलों की अन्य संपत्ति सरकार की हो जाएगी तथा चल संपत्ति का उचित मूल्य देकर सरकार उन्हें खरीद लेगी। दूसरा उन्होंने बताया, उपर्युक्त शर्त को पूरा करने के लिए सरकार को जो कुछ भी धनराशि व्यय करनी पड़ेगी उसे अगले 5 वर्षों में 5% से अधिक लाभ होने पर अतिरिक्त लाभ के आधा भाग से चुका दिया जाएगा, शेष आधा भाग कंपनियों को मिल जाएगा। तीसरा उन्होंने बताया, सरकार को यह अधिकार था कि प्रथम 25 वर्ष अथवा 50 वर्ष के बाद रेलों को उनके वंशों के गत 3 वर्ष के लंदन के मूल्य के आधार पर खरीद ले। कंपनियों को यह अधिकार था कि वे यदि वे चाहें रेलों को निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 6 माह की पूर्व सूचना देकर सरकार को सौंप दें तो सरकार उनके उचित मूल्य चुका देगी। चौथी बात थी, रेलों के निर्माण के लिए तथा भवन बनाने के लिए सभी भूमि सरकार बिना मूल्य लिए उन्हें देगी रेलवे के विकास के लिए। 5वीं बात थी इसमें, पुरानी पद्धति में रेल मार्गों में तथा किराया भाड़ा संबंधी अधिकार सरकार के हाथ में रहेगा तथा रेल निर्माण की देखरेख में होगा। छठा था, कंपनियों के संचालक मंडल में एक संचालक सरकार का होगा जिसे मंडल के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार होगा। 7वां, रेलवे को डाक विभाग की मुफ्त सेवाएं करनी होंगी तथा सैनिक सेवाएं भाड़ा लेकर करेगी। 8वां बताया उन्होंने, सरकार रेलों के लिए सभी कानून बनाएगी। 9वां था, लेन देन के सभी हिसाब जो है 1 रुपये तथा 1 शिलिंग तथा 10 पेंस की दर से किया जाएगा। प्राचीन गारंटी पद्धति में क्या दोष थे? प्राचीन गारंटी पद्धति में निम्न दोष थे, जैसे कि रेलवे कंपनियों का मुख्य उद्देश्य ब्याज प्राप्त करना था और अनुबंध पत्र में ब्याज की दर 5% निश्चित कर देने से कंपनियों के विकास में अधिकाधिक धन लगाकर अधिकाधिक ब्याज प्राप्त करने की नीति उन्होंने अपनाई थी। दूसरा है, निर्माण की प्रगति जो थी वह असंतोषप्रद थी। जितनी सुविधाएं सरकार द्वारा रेल निर्माण के लिए कंपनियों को उपलब्ध कराई गई थी उसकी तुलना में प्रगति जो है असंतोषजनक थी नहीं थी, एक प्रकार से असंतोषजनक थी, क्योंकि रेलवे लाइन के निर्माण का प्रतिवर्ष औसत मात्र 342 किलोमीटर के लगभग था। तीसरा दोष क्या था? सरकार को इसमें आर्थिक हानि उठानी पड़ी क्योंकि ब्याज की दर 5% थी और लागत के अनुपात में रेलवे का विकास नहीं हुआ था। चौथा एक प्रकार से दोष था कि रेलवे कंपनियां अपने व्यय का लेखा जोखा नहीं रखती थी, इस कारण उनका निरीक्षण नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में सरकार जो है वह सशंकित
थी। पांचवा दोष था भारतीय जनता में आर्थिक नीति के कारण दबाव पड़ रहा था और इस शोषण के प्रति असंतोष फैल रहा था। अतः सरकार जो है 1869 ईस्वी में रेलवे के विकास का कार्य अपने हाथों में उन्होंने ले लिया और फिर सरकारी निर्माण एवं कार्य पद्धतियों से हुआ। 1869 से 1881 तक सरकार ने जिस समय निर्माण कार्य अपने हाथों में लिया उस समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पंजाब, मद्रास, राजपूताना एवं बंगाल के अकाल तथा मुद्रा के अवमूल्यन के कारण सरकार आर्थिक संकट में थी। फिर भी सरकार ने 1881 ईस्वी तक इस कार्य में 3 करोड़ रुपए के व्यय किए और 9,875 मील रेलवे लाइन का निर्माण उन्होंने किया था। तीसरा आया फिर नवीन गारंटी पद्धति, जो कि 1881 से 1921 चलती है। पूर्वार्ध काल 1881 से 83 के बीच में सहकारी सहायता, प्रेरणा व प्रयास से व्यक्तिगत कंपनियों ने बंगाल व उत्तरी पश्चिमी रुहेलखंड, कुमायूं, बंगाल केंद्रीय तथा दक्षिणी मराठा में रेलों का निर्माण कर दिया। सरकार को जब आर्थिक सहायता देने पर भी आशातीत सफलता न मिली तो उसने नवीन गारंटी पद्धति अपनाई, जिसमें प्राचीन पद्धति के दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया था। और नवीन जो पद्धतियां थी उसकी प्रमुख बातों में पहली बात थी कि इस शर्त के अनुसार भारतीय रेलें सरकारी संपत्ति समझी जाएंगी तथा भारत मंत्री को 25 वर्ष उपरांत के हर अगले 10 वर्षों के बाद शर्तों को समाप्त करने का अधिकार होगा। दूसरी बात थी कंपनियों द्वारा लगाई गई पूंजी का भुगतान सत्र मूल्य पर किया जाएगा। तीसरा, न्यूनतम गारंटी पर ब्याज दर घटाकर 3.5% कर दी गई। चौथी बात थी सरकार अतिरिक्त लाभ का अब 3/4 भाग लेगी। पांचवा था गारंटी को भरने के लिए ब्याज का भुगतान करने का दायित्व कुल आधार होगी। 1833 ईस्वी में सरकार ने 280 लाख पाउंड के कम से कम 5 से 6 वर्षों में रेलों का विस्तार की एक योजना के अनुसार रेलों को अ, ब, स श्रेणियों में बांट दिया था। जो अ श्रेणी की थी उनमें 3,896 मील लंबी 30 रेलों को, जिसका निर्माण अकाल निवारण के लिए आवश्यक था, अतः इसके बिना जिम्मेदारी जो है वह सरकार की थी। इसके निर्माण की जो जिम्मेदारी थी वह सरकार की थी। बस श्रेणी में जो आती थी वह 3,482 मील लंबी और 34 रेलें थी जो उत्पादक थी। उनके निर्माण का कार्य कंपनियों को सौंपा गया और सन 1901 तक देश में कुल 25,300 मील लंबी रेलवे लाइन बन चुकी थी। सन 1890 में भारतीय रेल अधिनियम भी बन चुका था। अब अगर हम रेल के महत्व की बात करें तो रेल के निर्माण तथा विकास से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों क्षेत्र में लाभ हुआ था। राजनीतिक क्षेत्र में क्या लाभ हुआ था? राजनीतिक लाभ यह हुआ था कि राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा को सुगमता से सारे देश में फैलाया जा सकता था और वैसा ही हुआ। नेताओं को आने जाने और राष्ट्रीय जागरण में दूर दूर तक जाकर विचारों को रखने में एक प्रकार से सहायता मिली। सामाजिक क्या लाभ हुए? सामाजिक दृष्टिकोण से यह लाभ हुआ कि देश की जनता एक दूसरे के संपर्क में आने लगी और समाज में व्याप्त जातिवाद, अछूत परंपरा एवं रूढ़िवादी बंधन जो है वह शिथिल पड़ने लगे। आर्थिक लाभ क्या हुआ? आर्थिक लाभ यह हुआ कि देशी तथा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। एक प्रांत का दूसरे प्रांत के निकट आने से मंडियों का विकास हुआ। अभावग्रस्त क्षेत्रों में सुगमता से सामान पहुंचाया जाने लगा, जिससे कीमतों के स्तर को एक समान रखने में सहायता मिली। ग्रामों और नगरों की दूरी कम होने से ग्रामों से जाकर लोग शहरों में रोजी रोटी का प्रबंध करने लगे। डाक व्यवस्था में ताजगी आ गई और समाचार पत्र पत्रिकाएं आसानी से लोगों को उपलब्ध होने लगी। रोजगार के अवसर बढ़े और दवाएं भी कम समय में उपलब्ध होने लगी। भारत में रेलों के विकास के क्या कारण रहे उसको हम पढ़ेंगे। भारतीय रेलों के निर्माण और विकास में लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम पहल किया। उसमें ऐसी बात नहीं थी कि वह भारत का कल्याण करना चाहते थे। सच तो यह है कि भारत में रेलों के चालू होने जाने के सर्वाधिक लाभ जो है वह ब्रिटेन और भारत के शासन करने वाले अंग्रेजों को थे। भारत में रेल और रेल पथों के निर्माण के लिए कई तत्वों में काम किया जो इस प्रकार है। पहला है, भारत में अंग्रेज़ों का शासन जो है कंपनी के नेतृत्व में लगभग 100 वर्ष पूरा होने को था। इन वर्षों के अंतराल में अंग्रेज़ों ने यह अनुभव किया कि भारत में उनके शासन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है और सुदृढ़ता के लिए सैन्य टुकड़ियों को कम समय में भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना आवश्यक है।
ताकि ज़रूरत होने पर वे आंतरिक विद्रोहों का दमन कर सकें और बाह्य आक्रमणकारियों को भी रोक सकें। अतः सुरक्षा के साधनों के विकास के लिए लंबी दूर तक तेज गति से चलने वाले परिवहन की आवश्यकता थी। विदेशी शासन की सुरक्षा की इसी भावना ने भारत में रेल और रेल पथ निर्माण का मार्ग जो है वह प्रशस्त किया। आर.सी. दत्त ने लिखा है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भारत में प्रशासनिक सुविधा के लिए रेलों के निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए निरंतर दबाव पड़ रहा था। अतः भारत पर शासन की पकड़ जो है वह सुदृढ़ करने के लिए शीघ्रगामी रेल की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा क्या कारण रहा? कंपनी बहादुर की शासन नीति का मूलाधार भारत का आर्थिक शोषण करना था। अंग्रेज ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति के विकास के लिए भारत से अधिक कच्चा माल ढोकर इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। वह यह भी चाहते थे कि इंग्लैंड में जिन औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन हो उन्हें तेजी से कम समय में भारत लाकर उसके बाजारों को भर दिया जाए। संक्षेप में, कच्चे माल को ढोने तथा आयात निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए शीघ्रगामी परिवहन के मुख्य साधन रेल की आवश्यकता हुई और भारत का शोषण करने के लिए रेल को अधिक से अधिक उपयुक्त साधन माना गया। भारत में रेल परिवहन को प्रारंभ करने के लिए इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला। भारतीय रेल पथ परिवहन इंग्लैंड के पूंजीपतियों की अतिरिक्त पूंजी के विनियोग के लिए अच्छा अवसर था। अतः अधिक स्पष्ट करते हुए A.R. देसाई लिखते हैं कि ब्रिटिश पूंजीवाद के सामने यह समस्या भी थी कि ब्रिटेन में अधिक से अधिक पूंजी एकत्र होती जा रही थी और उसका वहां लाभदायक इस्तेमाल संभव नहीं था। इस पूंजी के लिए विकास की ज़रूरत थी। रेलवे निर्माण का कार्यक्रम शुरू करने पर भारत सरकार को पूंजी की ज़रूरत होती थी। ब्रिटेन में एकत्र पूंजी के अतिरेक का एक अंश भारतीय सरकार को कर्ज रूप में दिया जा सका और इस तरह उसका विकास संभव हुआ। चौथा कारण क्या रहा? भारत में रेलवे की स्थापना के प्रशासनिक कारण भी थे, जिसमें सामरिक नीति भी शामिल थी। अंग्रेजों ने राजस्व प्रशासन की व्यवस्था की थी। उनकी सरकार ने गांवों के अंतर्जीवन पर आघात किया, उनके न्यायिक और पुलिस संबंधी स्वातंत्र्य को समाप्त किया, उसकी जगह पर सारे देश को एक जैसी व्यवस्था प्रदान की और उसके कार्यान्वयन के लिए गांव में अपने प्रतिनिधि भेजे। वस्तुतः उन्होंने पहले के स्वशासित गांव से वे सारे कार्य हथियार लिए जो राज्य द्वारा संचालित होते थे। इस तरह राज्यों ने भारत में एक विशाल प्रशासनिक यंत्र की स्थापना की। इसके लिए रेलवे की स्थापना जो थी वह अनिवार्य थी। पांचवा कारण क्या रहा? इंग्लैंड का उद्योगपति वर्ग भारत में रेलों के निर्माण और विकास के लिए अपनी सरकार पर दबाव डाल रहा था। वे उद्योगपति अपने कारखानों में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे, उन्हें भारत में बेचने के लिए लालायित थे। उन्हें भारत एक विशाल बाजार के रूप में दिखलाई पड़ रहा था। यह वर्ग भारत के बंदरगाहों को देश के प्रमुख नगरों में से जोड़ देने के लिए रेलों का निर्माण पर जोर दे रहा था। छठा था, भारत में रेल परिवहन के विकास का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। जिन दिनों वह गवर्नर जनरल बनकर आया था उन दिनों भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी वह अच्छी नहीं थी। कंपनी शोषण नीति से व्यग्र होकर भारतीय विद्रोह करने पर उतारू थे। उस स्थिति में डलहौजी ने अनुभव किया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ और सुरक्षित करने के लिए सैनिक छावनियों की अधिक आवश्यकता होनी चाहिए और उन समस्त छावनियों को रेल मार्गों एक दूसरे से साथ जोड़ देना चाहिए। अतः उसने भारत में रेल परिवहन के निर्माण और विकास की सारी व्यवस्था कर डाली। इस प्रकार से रेल के विकास का जो चैप्टर था हमने अच्छे से पढ़ा और उसके प्रभाव क्या पड़े उसको भी हमने देखा। इस प्रकार से यह आपका चैप्टर समाप्त हुआ। एक और चैप्टर आपका लास्ट बाकी है आपके सिलेबस का, वह जल्द ही करा दिया जाएगा। चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।